हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लोटस ट्रू लव। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज इस फन फिक्शन का पार्ट 25 है। अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो जाकर चेक कीजिएगा, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए फटाक से हम हमारी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कहानी 3 साल पीछे चली गई है। अब आगे जब विंग बेहोश होता है तो कुरेन से चीफ हीलर के पास ले जाते हैं और चीफ हीलर से चेक कर रहे थे और कुरेन सिचान से कहते हैं, सिचान मुझे पिछले 8 दिनों से ना जाने कहा जाता है और शाम को लौट आता है। जब मैंने उससे पूछा तो उसने जवाब देने के बजाय आपको बाद में बताता हूँ यही कहकर वो चला गया। पिछले 8 दिनों से विंग उसका काम संभाल रहा है और मुझे लगता है इसी वजह से आज ये बेहोश हो गया है, क्योंकि इसे ज्यादा काम करना पड़ रहा है अपने हिस्से का और वांगजी के हिस्से का। तुम आज वांगजी से बात करो कि आखिर वो पिछले 8 दिनों से ऐसा बेहोश क्यों कर रहा है और कहा जा रहा है, और अगर वो ऐसा ही करना चाहता है, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर भागना चाहता है, तो उससे कहो जैसे वो विंग को यहाँ लेकर आया है वैसे ही उसे अपने घर छोड़कर आए लोटस फेयर। और अब विंग को यहाँ आकर 20-25 दिन तो हो चुके हैं। अब विंग की हेल्थ पहले से बेटर हो चुकी थी, लेकिन उसकी वजह से उसकी हेल्थ खराब हो चुकी है। इस वजह से अच्छा यही है कि वो अपने घर जाए और अपने घर जाकर अपना इलाज कराए। मैं नहीं चाहता कि उसकी हेल्थ फिर से खराब हो जाए, इसलिए उसे इससे छोड़कर आने को कहो। और सिचान ये सुनकर नोट करता है और ठीक है कहता है। अब कुरेन आगे बढ़कर चीफ हीलर के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं आखिर ये बेहोश क्यों हुआ था, ये ठीक तो है ना, ये ठीक तो हो जाएगा ना। ये सुनकर चीफ हीलर कहते हैं, क्लैन लीडर आप घबराइए मत, चिंता की कोई बात नहीं है, ये ठीक है, ये बेहोश इस वजह से हुए थे। चीफ हीलर कुछ आगे कह पाते इसके पहले वांगजी बहुत ही तेजी से वहाँ आता है और हाफते हुए आता है। जब उसे पता चला कि विंग बेहोश हो गया था तब वो इतनी तेजी से वहाँ से दौड़ कर आ रहा था, उसके सांसें फूल रही थी। लेकिन एक बात गौर करने वाली थी, वांगजी के साथ साथ एक स्मेल जो उस रूम में आ रही थी, और वो स्मेल विंग को होश में लाने के लिए काफी थी, क्योंकि वो स्मेल उसके फेवरेट फूड की जो थी। वांगजी जैसे ही उस रूम में एंटर करता है, लेकिन अपने सामने अपने अंकल और चीफ हीलर ब्रदर इन सबको देखकर अपने कदमों को वो उसी डोर पर रोक देता है। और कुरेन उसके पास जाते हुए कहते हैं, वांगजी तुम कहाँ गए थे और आखिर ये स्मेल तुम्हारे कपड़ों में से क्यों आ रही है, या तुम कुछ लाए हो। लेकिन वांगजी उनके सवालों का कुछ जवाब नहीं देता और उन्हें चीफ हीलर को अपने ब्रदर को वो करते हुए वो विंग के पास जाकर बैठता है। उसके ऐसा करने से कुरेन को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, वांगजी क्या तुमने सुना नहीं मैंने जो कहा। और इसी चीख के साथ विंग अपनी आंखें खोलता है और कुरेन की इतनी गुस्से भरी आवाज सुनकर विंग सडनली उठकर बैठता है। कुरेन को वो करते हुए बेड से उठकर खड़ा होता है और उन्हें कहता है, अंकल आप इतना गुस्सा मत कीजिए, मैं पूछता हूँ ना वांगजी से कि आखिर वो कहाँ गया था और इन 8 दिनों में वो क्या कर रहा था। आप अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए, नहीं तो आपकी हेल्थ पर इसका इफेक्ट हो जाएगा। विंग जानता था कि पिछले कुछ दिनों से उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, इस वजह से वह सब कुछ कह रहा था। और वांगजी विंग की ये बातें सुनकर बहुत ही गुस्से में था, क्योंकि उसे ये विंग नहीं पसंद था जो कुरेन की इशारों पर नाचता हो, कुरेन की हर बात मानता हो। मुझे समझ नहीं पा रहा था कि विंग आखिर ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है, इतना बदला हुआ क्यों है, क्यों अंकल की हर बात मान रहा है, आखिर वो चाहता क्या है, वो ये सोच रहा था। लेकिन विंग का तो सारा फोकस लान कुरेन पर था। वो उनसे कहता है, अंकल आई एम सो सॉरी, मैं ऐसे अचानक बेहोश हो गया, जो काम आपने दिया था उसे अधूरा छोड़ दिया। लेकिन कुरेन विंग से नाराज नहीं थे, क्योंकि वो समझ चुके थे कि विंग काफी हद तक बदल चुका है, लेकिन वांगजी में जो बदलाव आ चुका है वो उनसे नाराज थे। लेकिन वांगजी का तो अलग ही अपना ही ख्याल था। वो विंग को गुस्से से देख रहा था और वो उससे कहता है, आखिर तुम इस सब के लिए खुद को इतना फोर्स क्यों कर रहे हो, या तुम्हें ये सब करने के लिए खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर विंग कहता है, नहीं लज्जा, मुझे गलत समझ रहे हो, मैं खुद को यहाँ रहने के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। और ये सुनकर वांगजी और भी ज्यादा गुस्सा होता है और वो गुस्से में कहता है, ओह तो तुम अपनी मर्जी से खुद को तकलीफ देना चाहते हो, और ओह तो तुम्हें खुद से ज्यादा अंकल की परवाह है, उनकी हेल्थ की परवाह है, और मैं खामखा तुम्हारे वजह से परेशान हो रहा था। ऐसा कहते हुए वो गुस्से से उस रूम से बाहर निकल जाता है। ये देखकर वो सभी शॉक थे। वांगजी का गुस्सा करना ये तो किसी ने नहीं देखा था, लेकिन सबसे ज्यादा शॉक तो विंग था। वांगजी का ऐसा सडनली रिएक्शन देखकर वो
अपने मन में कहता है मैं तो इन दोनों की बहस रोकना चाहता था, लेकिन इसका अंजाम तो उल्टा हो गया और वो मुझसे ही बहस कर कर चला गया। सोचकर वो अब उन सभी को वो करते हुए कहता है अंकल आई एम सॉरी, मैं अभी आता हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ये कहते हुए विंग वांग जी के पीछे जाने लगा और ये देखकर वो तीनों शॉक। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे एक हस्बैंड अपनी वाइफ से रूठ गया है और एक वाइफ उसके पीछे उसे मनाने के लिए दौड़ रही है। ये नज़ारा बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा था। अगर कोई और होता तो वो यही समझता कि वांग जी रूठा हुआ है और विंग उसे मनाने जा रहा है, जैसे एक बीवी एक वाइफ अपने हस्बैंड को मनाती है। ये देखकर चीफ हीलर स्माइल कर रहे थे और उन्हें स्माइल करते हुए देख कुरैन कहते हैं आप स्माइल क्यों कर रहे हैं? ऐसी कौन सी बात याद आ गई आपको जिस वजह से आपके चेहरे पर स्माइल रुक नहीं रही है? सुनकर चीफ हीलर कहते हैं क्लैन लीडर शायद आप भूल गए हैं कि कुछ दिनों पहले मैंने आपसे क्या कहा था। जो बात मैंने आपसे की थी उस बात को आपको दोबारा सोचना चाहिए। और जो अभी अभी मैंने देखा, इसे देखकर तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको इस बात पर दोबारा सोचना चाहिए। लेकिन आपने तो मुझसे कुछ और ही कहा था। आपने तो मुझसे कहा था कि आपके दो नेफ्यू ऐसे शरारती लड़के के पास भी नहीं भटकेंगे, लेकिन अब ये देखकर मुझे लगता है कि आपका कहा झूठा है और उन्होंने झूठा साबित कर दिया है। बस यही बात याद कर रहा था और चेहरे पे स्माइल आ गई। सुनकर कुरैन कहते हैं 6 मंथ पहले जब सभी स्टूडेंट अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद जब हमने ये जानने के लिए कि उनमें से कौन कौन लान क्लैन का कल्टीवेशन पार्टनर बन सकता है, तब हमने उन सभी की हेल्थ चेकअप की थी। तब आपने विंग का रिजल्ट कुछ और ही बताया था और सडनली आपने इस रिजल्ट को चेंज क्यों किया, ये मैं समझ नहीं पाया। ये सुनकर चीफ हीलर कहते हैं ये बात तो मुझे भी परेशान किए जा रही है। 6 मंथ पहले जब मैंने उसको चेक किया था तब उसकी पल्स नॉर्मल थी, जैसे एक अल्फा की होनी चाहिए, लेकिन जब वो अब वापस आया था तब मैंने उसकी पल्स चेक की। तब जब मैंने दिन उसे चेक किया उसकी पल्स अब नॉर्मल थी, जैसी हमें कल्टीवेशन पार्टनर के लिए चाहिए, हमें लान क्लैन में कल्टीवेशन पार्टनर के लिए चाहिए। सडनली उसकी पल्स रेट इतनी चेंज क्यों हो गई, ये मुझे भी कंफ्यूज कर रहा है। जहाँ तक मुझे याद है आज के पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि हर साल हम हमारा कल्टीवेशन पार्टनर ऐसे ही चुनते हैं, जो प्लान बताया है, जो कंडीशन बताई उसे फॉलो करते ही चलते हैं। इतने सालों बाद ये पहली बार हुआ है। हो सकता है कि इस 6 मंथ में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ हो, इस वजह से ये सब हो गया हो, ये तो मुझे भी नहीं पता। ये कहकर वो कहते हैं शायद इसके बारे में मुझे कुछ और जानकारी मिल सकी तो मैं उसे जानने की कोशिश करूंगा और आपको जरूर बताऊंगा। फ्रेंड्स यहाँ कंफ्यूज मत होना, मैं आपको बता दूं कि लान क्लैन में कल्टीवेशन पार्टनर्स चुनने के लिए एक प्रोसेस है और वो प्रोसेस वो तब करते हैं जब कोई भी कल्टीवेटर्स 1 साल बाद उनके यहाँ से पढ़ाई करके अपने क्लैन जाते हैं, तब वो उन सभी का जाने से पहले एक हेल्थ टेस्ट लेते हैं। ये टेस्ट सिर्फ बॉयज का होता है, गर्ल्स का नहीं। और इस टेस्ट में जिसकी भी पल्स अब नॉर्मल मतलब कुछ सेकंड में एकदम फास्ट और एक ही पल में एकदम स्लो, ये टेस्ट पल्स रेट पे डिपेंड होती है। ये टेस्ट लेने के बाद वो उन्हीं बॉयज को कबीले के लिए कल्टीवेशन पार्टनर्स चुनते हैं और उन्हें मैरिज प्रपोजल भेज सकते हैं। ये आखिर क्यों है हमें आगे पता चलेगा, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। चीफ हीलर की बातें सुनकर कुरैन कहते हैं हाँ मैंने कुछ समय पहले आपके कहने पर मैरिज प्रपोजल भेजा था, लेकिन उन्होंने ये कहकर रिजेक्ट किया कि उसकी मैरिज नी मैंगजू के भाई के साथ तय हो चुकी है, उसे अब नहीं तोड़ा जा सकता। ये सुनकर चीफ हीलर हंसते हुए कहते हैं तो किसके लिए भेजा था मैरिज प्रपोजल? ये सुनकर कुरैन कहते हैं ऑफकोर्स सिचान के लिए, क्योंकि सिचान वांग जी से बड़ा है। ये सुनकर चीफ हीलर फिर से मुस्कुराते हुए कहते हैं आपको नहीं लगता कि आपने गलत पर्सन के लिए मैरिज प्रपोजल भेजा है? और ये कहकर वो सिचान की तरफ देखते हैं और कहते हैं सिचान आप मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन जो मैंने अभी देखा उसे देखकर मुझे यही सूझा, इसलिए मैंने वही कहा। वो अपने मन में कहते हैं काश इस बार वही अंजाम ना हो जो पहले हो चुका है। अब कहीं जाकर इतने सालों बाद ये दूसरा मौका मुझे मिला है उन गलतियों को सुधारने का। इस बार वो गलती फिर से ना दोहराई जाए और उस कर्ज का नामो निशान मिट जाए। और अब जाकर कुरैन को ये समझ आ रहा था कि वांग जी पिछले कुछ दिनों से ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है और विंग को लेकर इतना पॉसेसिव क्यों हो रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले जब कुरैन ने वांग जी से कहा था कि अगर वो सिचन की शादी विंग के साथ कर दे तो कैसा होगा, वांग जी का रिएक्शन कुछ अलग ही था। और
अब उन्हें ये समझ आ रहा था। जी फीलर कहते हैं, लगता है शायद आपको ये बात नहीं पता चली कि कुछ दिनों पहले ही उन्होंने वो मैरिज कैंसिल की है, तो आपके पास दोबारा से ये चांस है कि आप उन्हें मैरिज प्रपोजल भेजे या फिर खुद जाए। ये सुनकर कुरेन कहते हैं, क्या वो आप मुझे बुक दे सकते हैं मैरिज टर्म एंड कंडीशन की? ये सुनकर चीफ हीलर कहते हैं, हाँ आपको दे सकता हूँ। कुरेन चीफ हीलर की हर बात मानते थे क्योंकि वो कुरेन से उम्र और तजुर्बे में बहुत ज्यादा बड़े थे। जब से कुरेन ने होश संभाला है तब से वो उनके साथ थे और कुरेन को भी नहीं पता कि चीफ हीलर कब से यहाँ है। अब हमें वांगजी और विंग को दिखाते हैं। वांगजी बहुत तेजी से आगे चल रहा था और विंग उसके पीछे उसे आवाज लगाता हुआ दौड़ रहा था। लंजा सुनो ना, मेरी बात तो सुनो। तुम इतना गुस्से में क्यों हो? मैं ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हो? और तुमने अंकल के सामने, उन सभी के सामने ऐसी बात क्यों की? वो तुम्हारे अंकल नहीं है, सुना तुमने? उन्हें अंकल कहना बंद करो। सुनकर विंग कहता है, लेकिन उन्होंने ही तो मुझे परमिशन दी थी ना मैं उन्हें अंकल कहूँ। तुमने देखा ना कि वो अब मुझसे बहुत अच्छे से पेश आते हैं, तो तुम ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हो? बोलो। नहीं विंग, तुम कुछ नहीं समझते। तुम समझ नहीं रहे हो। मैं क्या नहीं समझ रहा हूँ? रुको, तुम नहीं जानते, तुम कुछ नहीं जानते कि अंकल तुम्हारे साथ ऐसा वेल बिहेव कर रहे हैं। ये मैं नहीं जानता। तो तुम बताओ ना। मेरी बात सुनो, रुको, मुझे आने तो दो। लेकिन मेरी बात तो सुनो, आखिर तुम इतना गुस्से में क्यों हो? और तुम कहाँ गए थे? लेकिन वांगजी आगे बढ़ रहा था और वो जिंगशी के अंदर जाकर डोर क्लोज करने ही वाला था कि विंग ने अपना पैर उस डोर के बीच बढ़ा दिया और उसने डोर बंद होने से रोक दिया और अंदर आकर वो वांगजी के पास जाकर कहता है, लंजा आखिर ऐसा क्या हुआ है? तुम इतना गुस्से में क्यों हो? ये सुनकर वांगजी कहता है, आखिर मैं गुस्से में क्यों हूँ? क्या तुम जानते हो तुम कितना बदल चुके हो विंग? तुम बहुत बदल चुके हो। तुम वो विंग नहीं हो जिसे मैं जानता हूँ। तुम वो विंग नहीं रहे हो जिसे मैं पहचानता हूँ। तुम हर वक्त आखिर अंकल को इम्प्रेस करने में क्यों लगे रहते हो? क्यों हर वक्त उनकी बात मानते हो? मुझे वो अपना पहला विंग चाहिए जिसे मैं जानता था, जिसे मैं पहचानता था। तुम वो नहीं हो। इस सुनकर अब विंग का भी सब्र का बांध टूट चुका था क्योंकि सब तो वो उसकी वजह से कर रहा था, उसके लिए कर रहा था और वही उसको ये सब कह रहा है। अब विंग गुस्से से कहता है, क्या कहा तुमने लांजा? मैं बदल चुका हूँ? नहीं, बदल तो तुम चुके हो। जब से हम उस केव से आए तब से तुम अजीब रिएक्ट कर रहे हो। नहीं तुम्हारा अपने गुस्से पर और ना ही खुद पर काबू है। तुम कुछ भी, कहीं भी, कोई भी बात बोल देते हो बिना सोचे समझे। तुम ऐसे तो नहीं थे लांजान। आखिर क्यों तुम ऐसा रिएक्ट कर रहे हो? एक तो तुम वो सारी बातें भूल चुके हो जो उस केव में हुई थी और ऊपर से तुम्हारा अजीब बिहेवियर। तुम सब कुछ कैसे भूल सकते हो? हाँ, हम मानता हूँ कि मैं भूल चुका हूँ। क्यों तुमने ही तो कहा था ना, तुमने ही कहा था कि मैं तुम्हें इसके आगे विंग कुछ कह नहीं पा रहा था। ये सुनकर वांगजी कहता है, क्या कहा था मैंने? क्या मैंने कहा था कि खुद को बदलो? नहीं। क्या मैंने कहा था कि तुमने अंकल की बात सुनी होगी? नहीं। क्यों? ये कहते हुए वो विंग को अपनी तरफ खींचता है और वो दोनों इतने करीब आ चुके थे कि विंग को वांगजी की सांसें महसूस हो रही थी अपने चिक्स पर, जो बहुत ही गर्म थी। और वांगजी विंग को इतने अपने पास देखकर उसकी धड़कन जोर से धड़क रही थी, मानो उसका हार्ट अभी उछलकर बाहर निकल आएगा, ऐसा लग रहा था। और ऐसा महसूस होते ही वांगजी खुद को विंग से दूर करता है और विंग से कहता है, विंग तुम खुद को बदलो मत, मैं नहीं चाहता। तुम यहाँ रहने के लिए खुद को फोर्स करो और तुम वो ना करो जो तुम नहीं करना चाहते हो। मैं ये चाहता हूँ कि तुम जब तक यहाँ हो तुम अच्छे से रहो। ये सुनकर विंग कहता है, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन ये सुनकर वांगजी कहता है, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। तुम बात को समझते क्यों नहीं हो? ऐसा कहते हुए वो एकदम से चुप हो जाता है क्योंकि उसे अंकल की वो बातें याद आ रही थी कि अंकल ने जब उससे कहा था कि अगर सीचन की मैरिज विंग के साथ हो तो। ये याद आते ही उसकी धड़कन जोर से धड़कने लगती है और उसकी सांसें फूलने लगती है और वो अपनी गुचिन पे अपनी हाथों को और ज्यादा कस के पकड़ लेता है। लेकिन वांगजी की बातें सुनकर विंग के चेहरे पर एक ब्राइट स्माइल आ गई थी। लेकिन सडनली
जैसी विंग की नजर वांग जी के पीछे टेबल पर रख के उड़ पर जाती है, उसका गुस्सा एकदम से छूमंतर हो जाता है और उसकी वो स्माइल और भी ज्यादा ब्राइट हो जाती है और वो मुस्कुराते हुए वांग जी से कहता है, ओह लांजान, तुम भी ना, तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे। उसकी नजर उस टेबल पर रखे खाने पर थी जो वांग जी उसके लिए लाया था। वांग जी के कपड़ों में भी वही स्मेल आ रही थी, लोटस चिकन सूप जो विंग का फेवरेट है, जो उसकी सीजे उसके लिए बनाती है। और ये देखकर एक झटके में ही विंग का गुस्सा और झगड़ा सब कुछ खत्म हो जाता है और वो बहुत ही स्माइल करते हुए उस खाने की तरफ दौड़ता है और कहता है, ओह लज्जा, तुम भी कितने बेवकूफ हो ना, मुझे पहले बताना चाहिए था ना। तुम मेरे लिए खाना लाने गए थे, अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं इतनी बकवास नहीं करता ना। मैं खामखा तुमसे नाराज हो गया। आई एम सो सॉरी लंजा, आई एम सो सॉरी। ऐसा कहते हुए वो जैसे ही वांग जी की तरफ देखता है तो वांग जी उसे बहुत ही अजीब लुक दे रहा था, मानो वो कहना चाहता हो कि उसने इतनी मेहनत करके सभी से छुपा के उसके लिए इतना फूड लाया और वो उससे ही बेवकूफ कह रहा है। विंग उसे सॉरी बोलने के बजाय उसे देखकर अपना खाना एंजॉय कर रहा था, अपना फूड एंजॉय कर रहा था। और ये देखकर वांग जी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि विंग को उससे ज्यादा उसका खाना प्यारा है। विंग उस फूड पर ऐसे टूट पड़ता है कि मानो कितने दिनों से उसने खाना ही नहीं खाया हो, कितने दिनों से वो भूखा हो। वो वांग जी से कहता है, लंजा, सच में तुम्हारे यहाँ का खाना इतना टेस्टलेस है ना, मेरे गले से भी नहीं निकलता, लेकिन मजबूरी में मैं अब तक खा रहा था। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे सूप पसंद है? क्या तुम्हें किसने बताया? क्या तुमने किसी से पूछा था? लेकिन वांग जी कहता है, ये डिपेंड नहीं करता कि मुझे किसने बताया हो या किससे पूछा हो। लेकिन विंग खाते वक्त बात नहीं करते, चुपचाप खाओ, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन विंग कहता है, नहीं, मुझे पहले बताओ कि तुम्हें किसने बताया, तुम्हें कैसे पता चला? वांग जी कहता है, तुम इतने जिद्दी क्यों हो विंग कहता है, क्योंकि तुम पहले जैसे नहीं हो, कोल्ड हार्टेड, बिल्कुल इमोशनलेस है, अब तुम वैसे नहीं हो, इसलिए मैं जिद कर रहा हूँ, बताओ ना। ये सुनकर वांग जी कहता है, मुझे तुम्हारी सीजिया ने बताया था और मैं तुम्हारे फादर से मिलने गया था, क्योंकि वो चाहते थे तुम वापस आ जाओ। मैं उन्हें यही बताने गया था कि जब तुम ठीक हो जाओगे तब मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। तब तुम्हारी सीजिया ने उससे कहा कि तुम्हें ये सूप पसंद है और मैं ये सूप बनाने के लिए ही पिछले 8 दिनों से प्रैक्टिस कर रहा था। ये सुनकर विंग सडनली इतने शॉक में आता है कि उसके हाथ में जो स्पून था वो नीचे गिर जाता है। वो झटके से खड़ा होता है और कहता है, क्या तुम सीजे से मिले थे? तुम यूनमिंग गए थे? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ऐसे सभी जियांगजेंग, मदर, फादर, सीजे, वो सभी कैसे है? ये सुनकर वांग जी कहता है, सभी ठीक है विंग, तुम नहीं जानते लांजान, आज मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मैं तुम्हें हग करना चाहता हूँ, तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। ये सुनकर वांग जी कहता है, तुम कर सकते हो विंग इतने शौक में था कि वो चिल्लाते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ सच में लांजान। और ऐसा कहते के साथ ही विंग वांग जी को टाइटली हक कर लेता है और उसकी खुशी दो गुना बढ़ गई थी। लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो वांग जी से कहता है, लंजा, क्या तुम मदर से मिले थे? क्या तुमने मदर से बात की? क्या उन्होंने मेरे बारे में पूछा? क्या उन्होंने कहा कि मैं कैसा हूँ? सुनकर वांग जी कहता है, नहीं, वो वहाँ नहीं थी विंग। लेकिन वांग जी के चेहरे को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था, उसके चेहरे पर गुस्सा था, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसे याद आ रही थी मैडम यू की वो बातें। मैडम यू ने उससे कहा था कि अच्छा होगा कि विंग अपना फेस उन्हें कभी ना दिखाए। विंग कहता है, लंजा, मदर मुझे बचपन से पसंद नहीं करती है, पता नहीं क्यों, लेकिन वो हमेशा मुझसे नाराज और उखड़ी हुई रहती है। मैंने ये जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं ये नहीं जान सका कि मुझसे क्या गलती हुई थी और वो मुझसे नाराज क्यों थी। लंजा, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, मुझसे बात भी नहीं करती? अब तो मुझे ये भी याद नहीं है मुझसे कब बात की थी, मुझे कब गले लगाया था। ये सुनकर वांग जी कहता है, नहीं विंग, तुम बुरे नहीं हो, तुम हम सबसे अलग हो, तुम हम सबसे यूनिक हो। ये सुनकर विंग के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। अब वांग जी अपने हाथ विंग के अराउंड कर लेता है और विंग को उसके हक कर लेता है। लेकिन वांग जी के ऐसे करते ही विंग के शरीर में चेंजेस हो रहे थे और उसे अपने ही अंदर से एक आवाज सुनाई दे रही थी, नहीं, दूर हो जाओ इसे तुम्हारे करीबी बताने दो, छूने मत दो उसे, तुम्हें मत छूने दो, दूर हो जाओ इससे। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, दूर हो जाओ, इसे छूने मत दो। ऐसी आवाज विंग के कानों में उसे सुनाई दे रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके शरीर में से कोई निकलने की कोशिश कर रहा है, जो दबा हुआ था वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा है।
प्लीज ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी लाइफ उसकी अमानत है। तुम्हें उसने बचाया है। तुम उसके हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? भूलो मत, कितनी मुश्किल से उसने तुम्हें उस कर्ज से निकाला है। वो कर्ज तुमसे हटा है। अब दोबारा उस कर्ज में मत जाओ। अपने फेट से, अपने तकदीर से मत लड़ो। दूर हो जाओ इससे, दूर हो जाओ। नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा। तुम्हारे साथ वो फिर से तबाह हो जाएगा। तुम्हें बचाने के लिए वो फिर से वही गलती करेगा। तुम सुन रहे हो? दूर हो जाओ। विंग इस आवाज से कांप रहा था और वो कांपते हुए कहता है, क्यों दूर हो जाओ? तुम होते कौन हो मुझसे दूर होने के लिए कहने के लिए? तुम होते कौन हो ये कहने के लिए? नहीं, मैं किसी की अमानत नहीं हूँ। मेरी जिंदगी किसी की अमानत नहीं है। सुना तुमने? क्यों दूर हो जाओ? ऐसा कहते हुए विंग सडनली बेहोश हो जाता है और वांग जी विंग की बातें सुनकर हैरान था और वो उसकी तरफ देखता है। विंग वांग जी की बाहों में बेहोश था। वांग जी जोर से चिल्लाता है, विंग क्या हुआ तुम्हें? तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी लाइफ किसकी अमानत नहीं है? बोलो कुछ तो बोलो विंग। आंखें खोलो विंग। लेकिन विंग बेहोश था। वो अपनी आंखें नहीं खोल रहा था। वांग जी विंग को अपने हाथों में उठा लेता है और विंग को बेड पर लेटा देता है। हम देखते हैं कि जिंगसी में 2 बेड थे और कुरेन जिंगसी के बाहर खड़े हुए थे। और जब कुरेन ने विंग को और वांग जी को एक साथ देखा, कुरेन वैसे ही बाहर से लौट जाते हैं और चीफ हिलर के पास जाकर वो बुक मांगते हैं मैरिज टर्म एंड कंडीशन की। लेकिन कुरेन जैसे ही उसे पढ़ने लगते हैं तो उस पर लिखा था, हम अपना लाइफ पार्टनर तभी चुन सकते हैं जब प्लान क्लान में टेस्ट होगी और टेस्ट के बाद हम उन्हीं को मैरिज प्रपोजल भेज सकते हैं जो टेस्ट में पॉजिटिव आ सकते हैं और उन्हीं से मैरिज कर सकते हैं। तो उसकी पहली टर्म और कंडीशन थी, हम जिसे अपना लाइफ पार्टनर चुनेंगे, जिसे हम अपना कल्टिवेशन पार्टनर चुनेंगे, वो एक वुमन नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ ये पार्ट यही एंड होता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।